ठीक है, हर 1 साल के बाद इनका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई? लेकिन ये रहेंगी हमेशा। तो जो आपसे पूछा जाता है वो ज्यादातर किसके बारे में होता है? परमानेंट कमिटीज के बारे में। ठीक है, कई सारी परमानेंट कमिटीज हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट परमानेंट कमिटीज हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक इन्हीं परमानेंट कमिटीज को लेकर के है। तो हेडिंग डालिएगा परमानेंट कमिटीज, या इसको हम स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समितियां, स्थायी समितियां, इनको हम इंग्लिश में स्टैंडिंग कमेटी या परमानेंट कमेटी भी कहेंगे। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटीज में पहली कमेटी का नाम लिखिएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC, लोक लेखा समिति, ब्रैकेट में PAC। ठीक है, जो PAC होती है ये संसद की सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज में से होती है। ठीक है, ये सरकार के वित्तीय खर्चों और बाकी सारे जो इनिशिएटिव्स होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उनकी जांच करती है। आप लोगों ने CAG पढ़ा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ा होगा शायद, है ना? जो CAG होता है वो PAC का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। जब CAG पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जब CAG की पावर्स एंड ड्यूटीज एक्सेट्रा पढ़ते हैं तब आपको मिल जाएगा कि CAG क्या होता है, PAC का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। किसको एक्स ऑफिशियो? पदेन नहीं, CAG पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। अभी कुछ याद नहीं आ रहा, ठंडा ज्यादा लगा है। नहीं पढ़ा ही नहीं है, सबसे अच्छा यही है। खैर छोड़िए, जो पढ़ा है वो ठीक, जो नहीं पढ़ा वो उससे भी अच्छा, है ना? इसको ध्यान से समझिए। PAC क्या करती है? PAC सरकार के फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स, पहल, बजट, इन सब की जांच करती है। समझ गए? PAC एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। इसका जो CAG होता है, CAG के बारे में इतना तो शायद आइडिया होगा आपको कि CAG देश में जितना भी पैसा खर्चा हुआ सबकी जांच करता है। इतना क्लियर है ना, इसमें तो डाउट नहीं है। तो CAG जो रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट की जांच भी PAC करती है। ठीक है ना? CAG को PAC का सदस्य इसीलिए बनाया जाता है कि PAC वालों को इतना नहीं पता है अकाउंट्स और ऑडिट क्या होता है, तो पहले वो समझाता है कि हमने क्या किया है, फिर वो लोग उसकी जांच करते हैं, फिर भी वो समझाता है कि नहीं नहीं ये वाला जांच ऐसे कर लो। ठीक है, तो अपनी जांच खुद ही करवाने के लिए उसको मेंबर बनाया गया, क्योंकि PAC में पॉलिटिकल मेंबर्स हैं, उनको अकाउंट्स और ऑडिट छोड़िए, उनको तो कुछ नहीं आता। मतलब हाँ, मतलब जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि पानी में से बिजली निकाल लोगे तो बचेगा क्या, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि वो बजट के बारे में क्या जानता होगा, है ना? तो बेसिकली इसलिए इसमें इसको रखा जाता है। आप थोड़ा सा नोट करिएगा। द फर्स्ट PAC वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1921। द फर्स्ट PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी was constituted in 1921 under Government of India Act 1919. भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1919 के अंतर्गत देश में प्रथम लोक लेखा समिति यानी PAC का गठन किया गया। At present in PAC there are 22 members. वर्तमान में PAC में 22 सदस्य होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा।
वर्तमान में पीएसी में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। द चेयरमैन ऑफ पीएसी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर लोकसभा। पीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अच्छा, अभी जितनी कमेटी बताएंगे उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करेगा, कमेटी का अध्यक्ष रिपोर्ट भी उसी को देगा, तो ये बार बार लिखवाएंगे नहीं, कॉमन है, याद रहेगा। हाँ या ना बोलना जरूरी है। हाँ, बिना कुछ बोले मैं नहीं समझ पाऊंगा, ठीक है। तो हर कमेटी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी कमेटी का हमने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने नियुक्त किया, तो वो रिपोर्ट किसको करेगा, लोकसभा अध्यक्ष को। अब इसको आपको बार बार लिखने और याद करने की जरूरत नहीं है, इसको कॉमन ही रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आफ्टर 1961 the chairman of PAC is appointed from opposition party। 1961 के बाद पीएसी के अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष के सांसद होते हैं। सामान्यतः विपक्ष के सांसद होते हैं। सामान्यतः कहने का क्या मतलब है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये एक परंपरा है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे, फंक्शंस लिखिएगा, कार्य लिखिएगा पीएसी के। नंबर 1, भारत सरकार के विनियोग विधेयक की जांच। भारत सरकार के विनियोग विधेयक की जांच। प्लीज, टू इंक्वायर द एप्रोप्रिएशन बिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टू इंक्वायर द एप्रोप्रिएशन बिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के विनियोग विधेयक की जांच, ठीक है। अब विनियोग विधेयक क्या होता है, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में डिटेल में हम आपको तब बताएंगे जब आपको बजट पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाएंगे तो, ठीक है। अभी आसान भाषा में समझ लीजिए, ठीक है। इंडिया में जो बजट है वो 6 स्टेज में पास होता है, 6 चरणों में पास होता है, ठीक है। उन्हीं में एक चरण होती है एप्रोप्रिएशन बिल की, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल वो बिल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम साइड को दिखाता है। किसको दिखाता है, इनकम साइड, यानी आय पक्ष, यानी कि जो भी टैक्सेशन और इन सबसे रिलेटेड मामले होंगे वो कहां दिखाए जाएंगे, एप्रोप्रिएशन बिल में। गवर्नमेंट को कितनी इनकम होगी किस बिल में आएगा, एप्रोप्रिएशन, ये बजट का एक पार्ट है, क्लियर हो गया। तो एप्रोप्रिएशन बिल जो भी सरकार ने पेश किया है उसकी जांच कौन करेगा, पहले पीएसी करेगी। क्लियर हो गई ये बात, कोई डाउट किसी को। एप्रोप्रिएशन बिल मोटे तौर पर समझ गए या नहीं, ठीक है, बाकी डिटेल में जब कभी मौका मिलेगा तब। नेक्स्ट, it also inquires annual financial account of government of India। Annual financial accounts of government of India। यह भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखे, वार्षिक वित्तीय लेखे की भी जांच करता है। एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स की भी जांच करता है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय लेखे की जांच करता है। देखिए जो बजट है, बजट तो जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, उसको तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं।
ठीक है, गुड। रॉ बेसिस पे अच्छा जवाब है। क्या है आपकी क्वालिफिकेशन? हिंदी लिटरेचर, अरे वाह, कालिदास। हिंदी में खाली कालिदास को ही जानते हैं वो भी हिंदी लिखते नहीं थे। हाँ, और कोई बजट? ठीक है, गुड, बेटर डेफिनेशन। इसको और बेटर कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको एक लाइन में बजट बताना है तो पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में संभावित आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। यह है कंप्लीट डेफिनेशन। आधा उन्होंने और उसमें थोड़ा सा मैंने, ये हुई कंप्लीट है। हमने क्या बोला? हम गलत नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले संभावित आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। ठीक है, तो आज आप होमवर्क में पहली चीज क्या देखेंगे? बजट के साथ वित्त मंत्री कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो बजट में पेश होते हैं। पहला क्वेश्चन आज ऑब्जेक्टिव वाला। वैसे भी आप सब्जेक्टिव वाला भी नहीं करते, ऑब्जेक्टिव वाला भी नहीं करते, चाहे जो दे दे। नहीं बेटा, मतलब हर बात पे ऑफेंड नहीं हो जाते कि हम तो करते हैं। इन जनरल बात होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्वायर्स द रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी। यह सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जांच करती है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, सीएजी को मेंबर ही इसीलिए बताया कि बनाया, किसी पे अकाउंट आता नहीं। ठीक है, सीएजी के बारे में एक बड़े थिंकर थे, पॉल एच एपिलबी। ठीक है, आजादी के बाद, आजादी के कुछ सालों के बाद पंडित नेहरू ने एक ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ को इंडिया बुलाया कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग का इवैल्यूएशन करिए और सजेशन दीजिए। ही वॉज पॉल एच एपिलबी। ठीक है, पॉल एच एपिलबी ने 2 रिपोर्ट दी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर। एक रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा था कि सीएजी को उसके काम से मुक्त कर देना चाहिए। रिलीव सीएजी फ्रॉम हिज फंक्शंस, हिज ड्यूटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ही रिकमेंडेड टू एबॉलिश द ऑफिस ऑफ सीएजी। उन्होंने कहा सीएजी का पद ही खत्म कर देना चाहिए। तो अगर कभी भी आपसे पूछता है कि किसने रिकमेंड किया था कि सीएजी का पद खत्म कर देना चाहिए, तो अब आपको नाम याद रहेगा। अगर ऐसे नहीं याद रहेगा तो ऐसे समझ याद रखने की कोशिश करिएगा। एप्पल, एप्पल सब लोग खाए हैं, और जिसके पास आधा कटा एप्पल है जेब में, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है ना। और एप्पल बाय, स्पेलिंग भी है ये, एप्पल बाय है, एप्पल भी बोलते हैं, लिखेंगे तो एप्पल और BY लिखेंगे। ठीक है, तो पॉल एच एपिलबी थे जिन्होंने कहा था कि सीएजी के पद को खत्म कर देना चाहिए। इससे ज्यादा भी सीएजी पर चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था जो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, हिंदी में प्राक्कलन, प्राक्कलन लिख लेंगे। एस्टीमेट कमेटी, दिस कमेटी, प्राक्कलन समिति, this committee's origin can be traced from standing financial committee, of 1921. स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी ऑफ 1921। इस समिति का स्रोत
1921 में गठित स्थायी वित्तीय समिति को माना जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस it was reconstituted in 1950 on the recommendations of John Mathai. स्वतंत्रता के उपरांत इस समिति का पुनर्गठन 1950 में जॉन मथाई की अनुशंसा पर किया गया। This committee have 30 members and all from Lok Sabha, and these all from Lok Sabha. इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा के सांसद होते हैं, यानी कि इसमें राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता। ठीक है, देखिए ये जो कमेटी है, जो एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट का मतलब समझते हैं, कोई भी खर्चा होता है तो पहले एस्टीमेट बनाते हैं ना, इतना तो ना समझ में आ रहा है, तो उसी को हिंदी में प्राक्कलन कह रहे हैं। तो जो एस्टीमेट कमेटी है वो क्या करती है, वो बजट एस्टीमेट की जांच करती है। ठीक है, बजट एस्टीमेट की जांच का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमें स्कूल बनवाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए इस बजट में चाहिए, तो एस्टीमेट कमेटी इस बात की जांच करेगी कि क्या वास्तव में स्कूल बनवाने में 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा या नहीं आएगा, या इससे कम खर्चे में ही हम इतने स्कूल बनवा सकते हैं। बात समझ में आई? तो जो एस्टीमेट है उसकी जांच करेगी कि क्या ये एस्टीमेट सही है या इससे कम में ये काम किया जा सकता है। समझ गए बात? तो चूंकि ये बजट से सीधे रिलेटेड कमेटी है, इसलिए इसमें राज्यसभा कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हमने बताया कि पीएसी में नॉर्मली क्या होता है कि विपक्ष के सांसद को अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी में कभी भी विपक्ष के सांसद को अध्यक्ष नहीं बनाते। ठीक है, इसमें हमेशा रूलिंग पार्टी का सांसद ही अध्यक्ष होता है। ओके, रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर मान लीजिए विपक्ष के सांसद से आपने कह दिया कि भाई देखो हम जो खर्चा करने जा रहे हैं सही है कि नहीं सही है, तो उसको तो सारा खर्चा ही गलत लगेगा, है ना, उसको लगेगा हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसलिए इसमें विपक्ष के सांसद को अध्यक्ष नहीं बनाते। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इट्स चेयरमैन इज ऑलवेज फ्रॉम रूलिंग पार्टी। इसके अध्यक्ष सदैव सत्ताधारी दल के सांसद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शंस, कार्य। नंबर 1, टू इवैल्यूएट पॉलिसी वर्किंग बिहाइंड एस्टीमेट्स। टू इवैल्यूएट पॉलिसी वर्किंग बिहाइंड एस्टीमेट्स। प्राक्कलन संबंधी नीति का मूल्यांकन। अब ये बताइए कि आप खर्चा करने जा रहे हैं, इसमें नीति का क्या मतलब है, पॉलिसी का क्या मूल्यांकन करेंगे? हाँ, देखिए अगर आप कोई भी खर्चा करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई आइडिया होगा, किस आइडिया पर आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं। जैसे आप महिला सशक्तिकरण पे खर्च करने जा रहे हैं, दलित उत्थान पे खर्च करने जा रहे हैं, या कहीं पर भी खर्च करने जा रहे हैं, तो जो पॉलिसी है पहले तो उसका मूल्यांकन करेगी कि वो पॉलिसी सही है कि नहीं सही है। ठीक है, नंबर 2, इट ऑल्सो सजेस्ट टू मेंटेन इकोनॉमी। इट ऑल्सो सजेस्ट टू मेंटेन इकोनॉमी इन एस्टीमेट। यह प्राक्कलन में
मितव्ययिता बरतने की सलाह भी देती है। मितव्ययिता लिख लेंगे ना। मितव्ययिता का मतलब सोच समझ के खर्च करना, इकोनॉमी मेंटेन करना। बरतने की सुझाव भी देती है। अगली हेडिंग डालिएगा, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। सार्वजनिक उद्यम समिति, ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा COPU। इसका क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, COPU, सार्वजनिक उद्यम समिति या लोक उद्यम समिति, आपको जो शब्द अच्छा लगे। सार्वजनिक का मतलब लोक ही होता है। नहीं, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो प्रकरण समिति के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, उनको वेतन प्रकरण समिति के सदस्य होने का मिलता है या सांसद हैं वही वेतन? सांसद वाला मिलेगा। इसके काम सौंप दिया गया बस। बिल्कुल, सांसद का वेतन मिलेगा। देखिए ऐसा है ना कि आप लोग को पता नहीं क्यों लगता है कि काम करना बुरा होता है। ठीक है ना। आपको देखिए, एक पद का जो वेतन मिल रहा है मूल वही मिलता रहेगा। इसके सिवा आप जितने काम करेंगे उसके भत्ते मिलेंगे, ऑफिस के खर्चे मिलेंगे। ठीक, हालांकि ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे आपके पास उतने ज्यादा अवसर होंगे आगे बढ़ने के भी और भ्रष्टाचार करने के भी। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जब भी कभी आपसे कहा जाए कि आप भाई यहां पे DM है, इसके साथ साथ आप ये वाला काम भी देख लीजिए, आपको तुरंत ये काम करना चाहिए, है ना। कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो कहते हैं कि ये एडिशनल काम होता है, कोई करना नहीं चाहता। नहीं, ये गलत है। ठीक है ना। हर कोई चाहता है। जब आप अधिकारी बनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि काम करना कितना अच्छा है, क्योंकि काम आपको करना ही नहीं है। ठीक है ना। नेता कौन होता है? आप भी तो लीडरशिप करने जा रहे हैं। नेता कौन होता है? जो अपना काम दूसरों से करवाए, और दूसरा जो है वो आपके काम को अपना काम समझ के करे, तभी आप नेता बन सकते हैं। आपका सपना कोई और पूरा कर रहा है और वो आपके सपने को अपना सपना मान के पूरा कर रहा है। दैट इज द थिंग, दैट इज द लीडरशिप। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना, आपको थोड़ा बनना है। काहे पगलाए हुए हैं? बिकॉज ही इज अ गुड लीडर। उसने अपने ड्रीम को आपका ड्रीम बना दिया। यही तो किया, और आप उसके ड्रीम के लिए पागल हुए जा रहे हैं। यह है लीडरशिप। और हमेशा जो अच्छा लीडर होगा वो कभी कुछ खुद करेगा ही नहीं। मैंने आपको नमक आंदोलन बताया था, गांधी को लाठी पड़ी थी? नहीं पड़ी थी ना। बाकी लोग लाठी खा खा के गिर रहे थे, खड़े हो रहे थे, गिर रहे थे, खड़े हो रहे थे। गांधी कहां थे? तो आगे निकल गए थे, है ना। तो नेता खुद कुछ नहीं करता है। अगर आप खुद कुछ कर रहे हैं तो आप लेबर हैं भाई। उनका जेल बहुत बेहतरीन था, है ना। पैलेस में उनको जेल भेजा जाता था, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब, और उनके खाने पीने की सुविधा जेल में भी रहती थी। जेल के लिए उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया था जब वो साउथ अफ्रीका में थे, किंग एडवर्ड्स पैलेस। जब साउथ अफ्रीका में उन्हें जेल भेजा जा रहा है तो उनका हम किंग एडवर्ड के पैलेस में भेजे जा रहे हैं। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। खैर, हमें गांधी से क्या मतलब। हाँ, ये उन्होंने साउथ अफ्रीका में जेल जाते समय अपने फॉलोअर से कहा था। और साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका। गुड मॉर्निंग। कर लेना चाहिए, कभी कभी रिस्पेक्ट दिखानी भी चाहिए। तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी COPU। मुझे देर से आने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं।
एक बहुत बड़े थिंकर थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नाम सुना है? जेबी शॉ, बहुत बड़े थिंकर थे, मुझे बहुत पसंद भी है। जेबी शॉ कहते हैं कि जहां पर भी आपको पहुंचना है, अगर आप 5 मिनट लेट पहुंचते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। हाँ, लेकिन 5 मिनट के बाद आप जितना लेट पहुंचते हो उतनी वैल्यू गिरती है। ये उनका कहना था क्योंकि वो दूसरे इकोसिस्टम में रह रहे थे। इंडिया में 5 मिनट का मतलब तो 5 मिनट होता ही नहीं है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है वो सबसे बाद में आता है, पहले आम जनता आके बैठती है, अपनी अपनी कुर्सी बचाती है। नहीं, जो वीआईपी होते हैं सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो कल से सब लोग 11 बजे ही आइएगा सीधे लास्ट में आना, 11 बजे क्लास खत्म होगी तो निकलेंगे। चलिए द कमिटी वॉज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखेगा। द कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1964। The committee was constituted in 1964 on recommendations of Krishna Menon Committee. अंडरलाइन कर लीजिएगा, कृष्ण मेनन 4-5 बार कम से कम पूछा गया है। On recommendations of कृष्ण मेनन कमेटी। इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा पर किया गया था। अंग्रेजी में कृष्णा और हिंदी में कृष्ण, है ना। कृष्ण मेनन, अंग्रेजी में भी सुन ली होती तो हिंदी में लिख लेती। कृष्ण मेनन समिति ने अनुशंसा पर किया गया था। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स। इस समिति में 22 सदस्य होंगे, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर। द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इज अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। 22 सदस्य होंगे, 21 नहीं, 22 सदस्य होंगे, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है। सीओपीयू नाम से क्लियर है, ये पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए है, यानी कि सरकारी कंपनियों के लिए है। ठीक है ना। कंपनी शब्द अच्छा शब्द यहां पर नहीं हम कहेंगे, आप सरकारी उपक्रम कहिए, ठीक है। क्योंकि उपक्रम में कंपनी, कॉर्पोरेशन, कई तरीके की यूनिट्स आती हैं, वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसको बाद में समझेंगे। लेकिन यूं समझिए, जो भी सरकारी उद्यम है, जो भी बिजनेस वाले सरकार के काम है, उनके लिए एक कमेटी है जिसका नाम है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा पर इसको गठन किया गया था। इसका बेसिक काम क्या है? ये जो है डिसाइड करती है पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स एंड हायर अपॉइंटमेंट्स ऑफ सीओपीयू, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। सरकारी उद्यमों में उच्च पदों की नियुक्ति और नीतिगत निर्णय, नोट कर लीजिएगा, उच्च पदों की नियुक्ति और नीतिगत निर्णय, अपॉइंटमेंट टू हायर पोस्ट्स एंड पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है। तो जैसे कोई कंपनी, उसका सीईओ कौन होगा, डायरेक्टर्स कौन होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन होगा, ये डिसाइड करेगी कौन? सीओपीयू। और वो किस पॉलिसी पे कंपनी चलेगी, ये वो डिसाइड करेगी। लेकिन ये कंपनी के, यानी कि सरकारी उद्योग के डे टू डे फंक्शनिंग में हस्तक्षेप नहीं करती। मतलब इसको इससे मतलब नहीं कि आप कैसे डिसाइड करो। जैसे इन्होंने एक चीज डिसाइड करी, इसको एग्जांपल से समझिएगा। जैसे उन्होंने डिसाइड करा कि हम गरीबों के लिए सस्ता प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे, ये हमारी पॉलिसी है, ठीक। तो अब आपको कैसे भी करके प्रोडक्शन करके अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी कम रखनी है कि गरीब अफोर्ड कर सके। अब आप वो 2 रुपए रखोगे, 2.5 रुपए रखोगे, 5 रुपए रखोगे, ये वो डिसाइड नहीं करेगी। वो केवल इतना डिसाइड करेगी कि हमारी पॉलिसी क्या है। हमारी पॉलिसी प्रॉफिट मेकिंग की है, ज्यादातर लोगों को फायदा पहुंचाने की है, इंपोर्ट ज्यादा करने की है, प्रोडक्शन ज्यादा करने की, जो भी पॉलिसी डिसीजन है वो लेगा सीओपीयू। इज इट क्लियर? उसके बाद के सारे डिसीजन वो कंपनी अपनी खुद लेगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? कहीं का भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, फायदे वाला काम है, सरकारी कंपनियों का काम है, तो विपक्ष वाले देंगे नहीं। आप ही सोचो भाई, आपको भेल का किसी को चेयरमैन बनाना है, तो आप अपनी वाली कमेटी से अपने पर्सन को तो बनाओगे, पता चला किसी दूसरे को दे दिए तो अपने मालूम बनाने लगेगा। तो जहां पैसे का मामला होता है वहां हम लोग नहीं दूसरे को देते,
है ना, पीएससी के पास ऐसा कोई काम नहीं है तो उसको दे देते हैं। लिखवा दिया है मैंने, मतलब कपीएम लिखा तब काहे गलत हो, ठीक नहीं, भरोसा करिए, अगर आपकी कॉपी में कुछ लिखवा दिया है तो सही होगा, ठीक। और आप ये भी भरोसा कर सकते हैं अगर मैंने कुछ बोला है तो वो भी सही होगा, भले ही आपको लक्ष्मीकांत से उससे अलग मिल जाए तो भी आप ये भरोसा करिएगा कि जो मैं बोल रहा हूं सही है। अगर आपको मेरी किसी चीज को चेक करना है तो आप बेयर एक्ट से केवल चेक करिए, मतलब जब भी आपको डाउट हो, हाँ डीडी बसु से कर सकते हैं, ठीक है ना, तो या तो बेयर एक्ट या डीडी बसु से चेक करिए, डीडी बसु भी नहीं, बेयर एक्ट पे ही सब कुछ रखिए, ठीक है ना। और कभी कभी एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब कंफ्यूजन की स्थिति होती है तो एनसीईआरटी को एक्सेप्टेबल माना जाता है, तो हम यूपीएससी पढ़ रहे हैं तो हम एनसीईआरटी को ही एक्सेप्टेबल मानेंगे, क्लियर है। अब हेडिंग डालिएगा डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, विभागीय स्थायी समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, स्थायी समितियां, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। In 1993, 17 departmental standing committees were constituted. 17 departmental standing committees were created. 1993 में 17 विभागीय स्थायी समितियों का गठन किया गया। In 2004, their number was increased to 24. 2004 में इन समितियों की संख्या 24 यानी 24 कर दी गई, ठीक है। Each committee have 45 members. प्रत्येक समिति में 45 सदस्य होते हैं, 30 फ्रॉम लोकसभा, 15 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। 30 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज भी प्री में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, फिर बताते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। 16 डिपार्टमेंटल कमिटीज, 16 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज कम्स अंडर लोकसभा एंड 8 अंडर राज्यसभा। 16 विभागीय स्थायी समितियां लोकसभा के अंतर्गत और 8 विभागीय स्थायी समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं, राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं, ठीक है। जब हमने आपको यह बताया कि ये लोकसभा के अंदर काम करेंगे या राज्यसभा के अंदर काम करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित सदन के अध्यक्ष करेंगे, है ना। जो लोकसभा के अंदर करेगी उसके लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, जो राज्यसभा के अंदर करेगी उसके राज्यसभा अध्यक्ष करेंगे। ये क्लियर हो गया। और वो रिपोर्ट भी अपने अध्यक्ष को देंगे, ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। 17 थी या फिर लो एक लाइन तुम खा गई तो हम क्या करें। ये देखो 24 लिखा है, तुम अपनी कॉपी में नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। अरे बताने दो भाई, वो बच्चे ने बीच में बोल दिया था, अभी हमें बात नहीं कंप्लीट होती, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी करेगी क्या, ठीक है। मैंने आपको जब बताया था, याद करिए, जब हमने बताया था कानून कैसे बनता है, तो क्या हो रहा था कि कोई भी कानून आएगा तो उसको पहले विचार के लिए भेजा जाएगा, ठीक है, या तो सिलेक्ट कमेटी में या जेपीसी में। अभी कल ही बताया भाई, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि इसको डिपार्टमेंटल कमेटी में पहले भेजा जाता है, तब सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है, ठीक है। या
डिपार्टमेंटल कमेटी से भेज करके वापस आकर के सीधे चर्चा शुरू कर दी जाए। तो मान लीजिए कि कोई कमेटी है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बनाई गई है, डिपार्टमेंटल एजुकेशन कमेटी है, तो उसमें 45 सदस्य हैं। कोई भी एजुकेशन का बिल आएगा तो पहले इस कमेटी के पास जाएगा, ये कमेटी इवैल्यूएट करेगी पॉइंट टू पॉइंट, उसके बाद ये भेजेगी संसद के पास। ठीक, तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी उस डिपार्टमेंट के जो भी बिल, प्रपोजल, खर्चे, बजट कुछ भी है उसकी जांच करेगी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। समझ में आ गई बात कि नहीं है? ये क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए इतने सारे सरकार के विभाग हैं, है ना, इतने सारे काम हैं, संसद हर चीज की जांच खुद नहीं कर सकती है या नहीं है? इतना समय संसद बैठती भी नहीं है, और जब बैठती भी है तो कौन सा बैठी रहती है ना, लड़ती रहती है। तो वास्तव में काम कैसे होगा, इसी के लिए ये कमेटीज बनाई गई। और इसमें इतनी सदस्य संख्या क्यों रखी गई? आप सोचिए 28 कमेटी, 45 सदस्य, तो लगभग ज्यादातर सदस्य तो किसी कोई ना कोई कमेटी के मेंबर होंगे ही होंगे, है ना। तो वास्तव में काम इसी के थ्रू होगा। ठीक है, जैसे कि उस डिपार्टमेंट का कोई भी खर्चा उसकी जांच करनी है तो स्टैंडिंग कमेटी करेगी, कोई भी प्रस्ताव है, कोई भी समस्या है, जांच कौन करेगा? स्टैंडिंग कमेटी करेगी। समझ में आ गया बात कि नहीं आया? बोल दिया करिए भाई, आप लोग की शक्ल एक ही जैसी रहती है हर समय, ठीक है ना, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है जिससे मैं अंदाजा लगा सकूं कुछ आया कि नहीं आया। स्पेशली जब मैं पूछता हूं आया कि नहीं आया तो सब लोग एक ही तरीके से देख रहे होते मेरी तरफ, है ना। तो अभी मुझे इतना अनुभव नहीं है कि आप लोगों के, है ना, भावहीन चेहरों को पढ़ सकूं। नहीं, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते चेहरों पे भाव दिखाई देते तो पता चल जाता है कि बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फंस गए हैं, है ना, तो वो तो समझ में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आप कौन बोला? हाँ, अच्छा ऐसे हुआ, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद क्या करना है बेटा? इसके बाद आपको एक होमवर्क करना है। लक्ष्मीकांत है आप लोगों के पास? सबके पास है? कौन है जिसके पास नहीं है? ठीक है, बहुत लोगों के पास नहीं है। मैंने क्लास शुरू होते पहले ही कहा था कि आप लोग को एक ग्रुप बना लीजिए जहां पर संबंधित चीजें एक दूसरे से शेयर कर सके। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत में आपको कमिटीज वाला पार्लियामेंट्री कमेटी का एक चैप्टर मिलेगा। ठीक है, वो सारा नहीं पढ़ना है आपको। आपको मेजर कमिटीज, उसके टोटल मेंबर्स और कितने लोकसभा से और कितने राज्यसभा से, केवल इतना पढ़ना। पूरी टेबल बनी हुई है बुक में। ठीक है, उसी टेबल को यहां लिखवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आप लोग अगर अपना एक कोई ग्रुप रखें तो उसमें शेयर कर लीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं है वो लोग उसे पढ़ लेंगे, और अगर उसमें मैं भी, आप मुझको भी ऐड कर लेंगे तो मैं बता दूंगा कौन सा ना पढ़िएगा। ठीक है, और नहीं करेंगे तो पढ़ लीजिएगा, जो भी पढ़ा, ज्ञान बेकार जाना नहीं वैसे भी। ठीक है, आज नहीं तो कल काम ही आएगा। हाँ, जैसे आपको साइन थीटा कॉस थीटा काम आ रहा है आज, है ना, आ रहा है काम। कब काम आएगा? कब वो नहीं काम आएगा, है ना। अंडर रूट, स्क्वायर रूट और वो पता नहीं क्या क्या लोग पढ़ाते रहते थे। खैर छोड़िए, अब बढ़ेंगे लेगा पार्लियामेंट्री प्रोसेस। पार्लियामेंट्री प्रोसेस संसदीय प्रक्रिया। इसमें हम जो भी संसद में कुछ छोटी बड़ी चीजें हुआ करती हैं, जो भी टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, वो सारे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आज सेकेंड लास्ट डे है क्लास का, तो मैं आज खत्म करके प्रेसिडेंट शुरू कर दूंगा, जिससे मैं कल आपको प्रेसिडेंट कंप्लीट करवा दूं। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं आज लिखवा कम रहा हूं, बता ज्यादा रहा हूं। ठीक है ना, तो पहला टर्म लिखेगा व्हिप। व्हिप, ये आधा वाह है, अब जैसे भी लिखा जाता हो, सही लिखा है वैसे मैंने। व्हिप, इसको हिंदी में भी कहेंगे व्हिप। हालांकि इसकी कोई एक कठिन हिंदी है। सचेतक,
हाँ, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सचेतक। लेकिन व्हिप जरूर लिख लीजिएगा। व्हिप सुना है आप लोगों ने कभी? नहीं? हाँ बताएं। ठीक, गुड। देखिए व्हिप क्या है? व्हिप है पार्टी के द्वारा अपने विधायिका के सदस्यों को दिया गया आदेश। क्या है? जो भी पार्टी के लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर्स मैं क्यों कह रहा हूं? सांसद हैं या विधायक हैं, ठीक है। चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे लोकसभा सांसद हो, इन सबको हम क्या कह रहे हैं? विधायी सदस्य। तो जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के विधायी सदस्य हैं, जो विधायिका में सदस्य हैं, उनको पार्टी जो आदेश देती है उसको क्या कहते हैं? व्हिप। ठीक। इस आदेश का उल्लंघन दल बदल माना जाता है। यानी कि अगर आपने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है तो यह माना जाएगा कि आपने अपनी पार्टी छोड़ दी है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और अगर आपने व्हिप का उल्लंघन किया है तो आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी सदन के अध्यक्ष से एप्लीकेशन दे करके आपकी सदन की सदस्यता समाप्त करवा सकती है। ठीक, समझ में आ गई बात या नहीं है? अब पार्टी आदेश किस बारे में देगी? पार्टी आदेश देगी या तो भी किसी भी बिल के समर्थन में वोट डालने के लिए या विरोध में वोट डालने के लिए। भाई वोटिंग के लिए ही तो आदेश देगी, ठीक है। तो नॉर्मली पार्टी का अपना जो पक्ष है वो विधायिका में प्रेजेंट करने के लिए वो अपने सांसदों और विधायकों को आदेश देती है कि आप इसके पक्ष में वोट करें या विपक्ष में वोट करें। और यह मानना हर सांसद के लिए मैंडेटरी है, बाध्यकारी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? व्हिप समझ गए? ठीक है। इसके बारे में इतना कुछ लिखो या एक लाइन में लिखवा दूं? एक लाइन में लिखिएगा। व्हिप इज अ रिटन ऑर्डर बाय पॉलिटिकल पार्टी। क्या हो गया? पॉलिटिकल पार्टी हो गया? कॉपी खत्म हो गई? पाप हो गया है, अब गंगा स्नान करना पड़ेगा। यार इंग्लिश लिख दिया तो बहुत ही अपमान हुआ है। मैं भी डर गया कि ऐसा क्या मैंने बोल दिया। फाड़ दो कॉपी बेटा। है किसी के पास माचिस वाचिस, लाइटर वाइटर? विदेशी कपड़ों की होली जला देते थे ना लोग। लिखिए, रिटन ऑर्डर बाय पॉलिटिकल पार्टी टू इट्स मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। व्हिप राजनीतिक दल द्वारा अपने विधायिका के सदस्यों को दिया गया, राजनीतिक दल द्वारा अपने विधायिका के सदस्यों को दिया गया लिखित आदेश है। द व्हिप मे बी ऑफ 3 टाइप्स। व्हिप 3 प्रकार की हो सकती है या होती है। नंबर 1, 1 लाइन व्हिप। नंबर 1, 1 लाइन की व्हिप। लाइन माने रेखा, लेकिन यहां पर रेखा नहीं कहेंगे, एक लाइन ही लिखिए, है ना। It is underlined once. It is underlined once and is generally issued to inform party members
and is generally issued to inform party members to vote on particular issue or to abstain vote on particular issue or to abstain। इसके अंतर्गत छूट गया क्या? एब्सेंट वाला ABS। इसके अंतर्गत राजनीतिक दल व्हिप के नीचे एक लाइन खींचता है, खींचकर जारी करता है, जिसका तात्पर्य है कि सदस्य चाहे तो वोट करें अथवा अनुपस्थित रह सकते हैं। चाहे तो वोट करें अथवा अनुपस्थित रह सकते हैं। मतलब वन लाइन व्हिप है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको वोट नहीं करना है या हमारी तरफ नहीं चलना है तो आप मत जाइए उस दिन संसद। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि आपने हमारा आदेश मान लिया। बात समझ में आ गई? नंबर 2, टू लाइन व्हिप। टू लाइन व्हिप, 2 लाइन वाला व्हिप। नाम से पता चल गया, एक बार में लिख लिया तो उसके नीचे 2 लाइन खींची होगी। जो भी ऑर्डर जारी होगा उसके नीचे 2 लाइन जारी होगी। इट मींस या इट डायरेक्ट्स दैट मेंबर शुड प्रेजेंट ड्यूरिंग वोट। इसका तात्पर्य है कि सांसद मतदान के दौरान सदन में उपस्थित अवश्य रहें। ठीक है, फिर 3 लाइन व्हिप। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि आपको सेकंड वाले में क्या कहा गया कि जब वोटिंग हो रही है तो आप वहां पर रहिए। हाँ, वोट करें या ना करें चलेगा, ठीक है, लेकिन वहां रहना है। अब आप वहां हैं और वोट नहीं डालें, पता तो चल ही जाएगा ना। ठीक है, एंड थर्ड वन, it is most important and members have to vote according to whip। यह सबसे महत्वपूर्ण है और सदस्यों को इसके अनुरूप मतदान करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण है एंड मेंबर्स हैव टू वोट अकॉर्डिंग टू व्हिप, और सदस्यों को इसके अनुरूप ही मतदान करना होता है। मतलब जो व्हिप में लिखा है वही आपको करना। अगर फेवर में वोट डालने को लिखा है तो फेवर में डालिए, अगेंस्ट में वोट डालने को लिखा है तो अगेंस्ट में डालिए। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिएगा। अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, a member who violates the whip can be disqualified from membership। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा के अंतर्गत कोई सदस्य जो व्हिप का उल्लंघन करता है अपनी सदस्यता की अयोग्यता का पात्र होगा। अपनी सदस्यता की अयोग्यता का पात्र होगा।
ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष। नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा तो आप 3 लाइन जारी करोगे ना बेटा। जैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल पार्टी को ये लगता है कि नहीं आप चले जाइए देख लीजिए, है ना, या ना जाइए आपका नहीं मन है, तो ऐसे मुद्दे जब हम पे डिस्कशन हो रहा है या इंपॉर्टेंट मुद्दा लगता है कि बात करनी, अगर पार्टी को वोट ही करवाना होगा तो वो 3 लाइन वाली जारी कर देगी। ठीक है। नॉर्मली लोग व्हिप को इन कॉमन ही समझते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको इसलिए क्लासिफिकेशन बता दिया कि 3 तरीके की व्हिप होती है, आपको पता होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, मैंने एक दिन होमवर्क भी दिया था, ठीक है। लिखेगा अ पार्टी विद एटलीस्ट 1/10 of total members in legislature, at least 1/10 members of legislature can get position of leader of opposition. वह राजनीतिक दल जिसके कम से कम 1/10 सदस्य विधायिका में हो, कम से कम 1/10 सदस्य विधायिका में हो, नेता प्रतिपक्ष का पद प्राप्त कर सकती है। ठीक है। तो 550 है लोकसभा में, उसमें इसका मतलब कम से कम 55 होंगे तभी आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिलेगा। पिछली बार 55 भी नहीं थे कांग्रेस के, तो उनको नहीं मिला था। इस बार है, इस बार आ गए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। ठीक है। तो नेता प्रतिपक्ष बनने का मतलब क्या है कि आपकी पार्टी के कम से कम 10% सांसद, 1/10 सांसद होने चाहिए उसमें। क्लियर हो गए। आगे लिखिएगा द लीडर ऑफ अपोजिशन have cabinet rank, नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है। इसका मतलब क्या होगा? सुविधा मिलेगी उसको सारी की सारी। और कोई बात? कौन सा अधिकार? सही बोल रही हो, बोलो तो पूरी बात। हाँ, तो पावर, अधिकार, सुविधा सब एक ही चीज हो गई ना। हाँ, अरे दादा तुम बताओ। एक चीज है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, हिंदी में लिखिएगा साइड में आज का होमवर्क दूसरा, वरिष्ठता अनुक्रम, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, प्रीसीडेंस लिख लेंगे, वरिष्ठता अनुक्रम। ठीक है। आपको पता है ना देश का सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद बस आप सब गड़बड़। तो आपको देख, इसको हम क्या कहते हैं जो आप गड़बड़ कर रहे हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि आप किस पोस्ट पर होने के बाद कौन सी रैंक होल्ड करेंगे। ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत में लास्ट में मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है। आपको एटलीस्ट 10 याद करने हैं ऑर्डर में। ठीक है ना। राज्य का गवर्नर की क्या रैंक होगी, ठीक है, कैबिनेट मंत्री की क्या रैंक होगी, तो सबकी रैंक है। क्लियर हुआ?
रैंक का मतलब अगर आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा तो उसी रैंक के हिसाब से दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा और ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिएगा कोरम। हिंदी में भी कोरम, अंग्रेजी में भी कोरम। ठीक, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। कोरम हिंदी में गढ़पूर्ति। हाँ, तुम काटो उसको, लिखो गढ़पूर्ति। हाँ, कोरम अच्छा लग रहा है वैसे। देखिए, कोई भी मीटिंग, ठीक है, कोई भी मीटिंग केवल तब वैलिड मीटिंग मानी जाएगी जब कोरम पूरा हो। कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि कुल सदस्य संख्या का एक निश्चित संख्या अगर होगी तभी बैठक मानी जाएगी, नहीं तो बैठक इल्लीगल हो। कोरम का मतलब समझ में आया कि नहीं? किसको नहीं आया? सबको आ गया? तो कोरम कितना होता है? टोटल स्ट्रेंथ का 1/10। लिख लीजिए बस, हिंदी में लिखिए 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10। यानी कि कोई भी मीटिंग वैलिड मीटिंग तभी होगी जब कम से कम कुल सदस्य संख्या के 1/10 लोग उसमें उपलब्ध हो, उपस्थित हो। अगर उससे कम है तो बैठक नहीं होगी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा शायद, या नहीं ध्यान दिया होगा, कई बार लोकसभा की बैठक स्थगित कर दी जाती है क्योंकि कोरम पूरा नहीं होता है ना। सांसद महोदय लंच करने गए, वापस नहीं आए, तो लंच के बाद में ज्यादातर कोरम पूरा ही नहीं होता है। अच्छे अच्छे सांसद ना हमारे पास, लंच सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है ना, तो क्यों नहीं कर ले वहीं पे। और दूसरी बात क्या होती है, वहां जाके अटेंडेंस लगाने पैसा मिलता है, उस दिन का डेली भत्ता जो कुछ भी है, पैसा वैसा सब मिलता है, सुविधा मिलती है कि आप सदन में बैठक में आए हैं तो सवेरे जाके हाजिरी लगाना जरूरी है, उसका लंच वंच करो, घर आओ, क्या करना है। ठीक है, सांसद दिल्ली में रहते हैं, सदन में जाते जरूर है, भले ही बैठक में ना पहुंचे, लेकिन रहेंगे संसद के अंदर ही। ठीक है ना, कभी बनिएगा तो देखा जाएगा। अब अगला टर्म लिखेगा प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन, हाँ हाँ, अब टर्म्स में केवल लिखवा रहा हूं ना। अगला टर्म क्या है? प्रोरोगेशन, समापन। समापन ब्रैकेट में सत्र लिख लीजिएगा हिंदी में, इंग्लिश में केवल प्रोरोगेशन लिखिए। प्रोरोगेशन के आगे डैश करके एक लाइन लिखिएगा, ऑफिशियल एंड ऑफ द सेशन। सत्र को आधिकारिक रूप से समाप्त करना। जब सत्र समाप्त होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोरोगेशन। और डैश करके आगे लिखेगा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। यानी कि सदन का सत्र बुलाना और सत्र समाप्त करना, ये दोनों अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगला टर्म लिखेगा एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट, स्थगन, हिंदी में स्थगन, इंग्लिश में एडजर्नमेंट लिख लेंगे। आपने देखा होगा सदन की जब बैठक हो रही होती है, अभी जैसे राज्यसभा लोकसभा की बैठक चले, भी कल भी आपने देखा होगा, बहुत बवाल होता है। ठीक है, बहुत बवाल होता है, तो लड़ाई झगड़ा होने लगता है, मारपीट की नौबत आने लगती है। तो अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि द हाउस इज एडजर्न्ड एंड वी विल मीट एट 2:30 PM। मतलब सदन की बैठक को अस्थायी रूप से रोकना और अगली बैठक का समय बताना। ठीक, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट से लेके कई दिनों तक, कुछ दिनों तक भी हो सकता है। तो एडजर्नमेंट कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष। ये दोनों बातें आप नोट कर लीजिएगा। एडजर्नमेंट सदन का अध्यक्ष करेगा, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस करेगा,
और ये फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू डेज हो सकता है। ये कुछ मिनट से कुछ दिनों तक का हो सकता है। सदन का अध्यक्ष करेगा और यह कुछ मिनट से कुछ दिनों तक हो सकता है। लेकिन जब भी एडजर्न करेंगे तो आप बताएंगे कि कितनी देर के लिए एडजर्न कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है? मतलब एडजर्नमेंट पे आपको यह बताना पड़ेगा कि हम 2 बजे मिलेंगे, 1:30 बजे मिलेंगे, आधे घंटे बाद मिलेंगे। एक्चुअली ऐसा होता ना, जब जैसे मान लीजिए बहुत गर्मा गर्मी हो गई तो अध्यक्ष क्या कहते हैं, 15 मिनट का एडजर्नमेंट, जाओ चाय पानी पी के आओ। तो जब वापस आएंगे तो उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी ना। लड़ाई झगड़े में सबसे अच्छी चीज क्या होती है? थोड़ी देर शांत हो जाइए तो मामला शांत हो जाता है। नहीं मतलब आप लोग तो काफी युवा हैं, मैं तो यूनिवर्सिटी का बहुत पुराना प्रोडक्ट हूं। हमारे समय में बहुत सिंपल नियम होता था। ठीक है, अगर किसी को मारना है तो जाके मार दो, बात मत करो। अगर आप बात करने लगे तो मार नहीं पाएंगे। सवेरे निकलो हॉस्टल से, जो कुछ लेके निकलना है जाके पीट के चले आओ, तभी आप मारेंगे। अगर आप बतियाने लग गए तो नहीं मारेंगे। सिंपल है ना? और बीच में कोई आया बातचीत करने लगे, उसको भी मारो। क्योंकि वो एक रिदम होता है ना, खराब हो जाता है। तो आप लोग यूनिवर्सिटी में आप लोग जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे, आजकल तो जमाने ही बदल गए। आजकल तो मैं न्यूज पढ़ता रहता हूं, कहीं भी किसी को भी मारते रहते हैं, है ना? लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्रों से बच के रहना चाहिए। अभी आप लोग बहुत शरीफ हैं, बहुत शरीफ हैं। हम लोगों के समय में उस रूट से सिटी बस भी नहीं चलती थी जिस रूट पे लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले आते जाते थे। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के पास रहता था, ये रूट पे आज भी सिटी बस नहीं चलती है। इंजीनियरिंग कॉलेज से आईटी अभी भी नहीं चलती। नहीं, वो घूम के आती। ये इधर ये रूट नहीं है, ये रूट बंद कर दिया गया, परमानेंट बंद कर दिया है, क्योंकि इस रूट पे हम लोग आते थे। और मतलब मजाल है कि कोई किराया मांग ले, देने की तो बात छोड़ दीजिए, वो मांगेगा नहीं आपसे। हम लोग इतने शरीफ हुआ करते थे, मतलब यूनिवर्सिटी का नाम केवल होता था। आप पूरे लखनऊ में कुछ भी करिए, हाँ पूरे, केवल आप छात्र लगने चाहिए, है ना? और वो लगता ही है, छात्र छात्र लगता ही है, और क्या लगेगा ही। तो एडजर्नमेंट क्या होता है? निश्चित काल के लिए सदन की कार्यवाही पर ब्रेक देना। ठीक, अब लिखिएगा एडजर्नमेंट साइने डाई, अनिश्चितकालीन स्थगन। अनिश्चितकालीन स्थगन। ठीक है, जब अध्यक्ष महोदय ये कह दें कि हाउस इज एडजर्न्ड, लेकिन ये ना बताएं कि हम दोबारा कब मिलेंगे, तो इसको क्या कहा जाएगा? एडजर्नमेंट साइने डाई। ठीक है, जब वापस दोबारा मिलने का समय ना बताया जाए तो वो अनिश्चितकालीन हो गया। आसान सी बात है ना? तो हमने कहा हम कल मिलेंगे, इसका मतलब कल तक की छुट्टी। हमने कहा हम मिलेंगे, ये नहीं कहा ना कब मिलेंगे, तो ये अनिश्चितकालीन है, इसमें हम कितना भी गैप ले सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? लिखवाएंगे नहीं, बस हो गया। अपने हिसाब से शब्द लिख लीजिए, 2-3 शब्द तो लिख ही सकते हैं। अभी कितना टाइम है मेरे पास इस क्लास के लिए? बस, ठीक है। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता दूं, ये आपको, अच्छा ये भी मैं बता दे रहा हूं, ये पार्लियामेंट का पार्ट है। नॉर्मली लोग पार्लियामेंट में नहीं पढ़ते, लेकिन पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लस आपका पेपर 2 जीएस में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में ये टॉपिक आएगा। मतलब कई एरिया को कवर करेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
ऐसा नहीं लगता पॉलिटी की क्लास थोड़ी और लंबी होनी चाहिए? थोड़ा छोटी होती है, लास्ट वाली क्लास सबसे अच्छी होती है। आधे बच्चे सो जाते हैं, चले जाते हैं, और आधे जो होते हैं उनको होश नहीं होता। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संसद में कार्यवाही कैसे होती है, संसद में काम कैसे होता है। ठीक है, पहले समझ लीजिए, अगर नहीं भी लिख पाएंगे तो भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा जरूर लिखवा दूंगा। ठीक, सबसे पहले संसद की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होती है। ठीक है, 11 बजे से 12 बजे तक, मतलब देखिए जब मैं ये कह रहा हूं कि ये होता है संसद की कार्यवाही के रेफरेंस में, तो एक बात अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, जो मैंने पिछले 2 दिन से आपको लगातार बताई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। ये केवल सामान्य परंपरा है, ये किसी भी दिन किसी भी समय चेंज कर सकते हैं अध्यक्ष। तो अगर मान लीजिए किसी दिन 12 के 2 बजा दिए उन्होंने, तो कोई आप मना नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य जो तरीका है वो ये है। 11 से 12 बजे तक संसद का जो पहला घंटा होता है इसको कहते हैं क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्नकाल। ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि लिखवाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आवर नाम से पता चल रहा है, प्रश्नकाल नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो भी सांसद है वो अपना प्रश्न सरकार से पूछ सकता है। प्रश्न जो है वो होंगे 3 तरीके के। ठीक है, प्रश्न कैसे होंगे? 3 तरीके के। स्टार्ट होंगे, स्टार्ट यानी कि तारांकित, हिंदी में लिखते चलिएगा। अनस्टार्ट यानी कि गैर तारांकित, और शॉर्ट नोटिस, अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित, गैर तारांकित और अल्प सूचना प्रश्न, 3 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन यानी तारांकित, लिख ले रहे हैं ना, छूटना नहीं चाहिए, बस लिख लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत छूटे तो पड़ोसी से देख लीजिएगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। तारांकित का मतलब क्या है? क्वेश्चन के बाद तारे का निशान बना दिया जाएगा। ठीक, आपने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को आपने अध्यक्ष को दिया, बाद में तारे का निशान बना दिया। ठीक, गैर तारांकित का मतलब आपने तारे का निशान नहीं बनाया। ठीक, और अगर आपने शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब यह है कि 10 दिन के अंदर जवाब देना है। शॉर्ट नोटिस में क्या होगा? 10 दिन के अंदर जवाब देना है। ठीक, अगर प्रश्न के बाद तारा बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपको ओरल जवाब चाहिए, मतलब मंत्री जी खड़े होकर के मौखिक रूप से जवाब दें। ठीक है, अगर गैर तारांकित है तो रिटन जवाब चाहिए, मतलब लिखित जवाब चाहिए। ठीक है, और अगर 10 दिन में देना है तो लिखित नहीं दे सकते, इसलिए यहां पे भी ओरल ही देना पड़ेगा, है ना। 10 दिन में सब लिख करके नहीं दे पाएंगे तो हम 10 दिन वाला भी ओरल देंगे। अब ओरल और रिटन में अंतर क्या है? ओरल और रिटन में अंतर यह है कि जो ओरल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न, हिंदी में क्या लिखेंगे? पूरक प्रश्न, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। आप हमने हमसे क्वेश्चन पूछा, हम खड़े होकर जवाब दे रहे हैं, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं ना। लेकिन अगर हमने रिटन जवाब दिया है तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जो हमने लिख के दे दिया बस वही है। अब आपको दूसरा प्रश्न पूछना है तो दोबारा पूरा प्रोसेस करिए। समझ में आया कि नहीं आया? ओरल आंसर जब भी मिलेगा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है बेटा कि जब भी क्वेश्चन पूछना होगा तो पहले आपको अध्यक्ष महोदय को लिख के देना होगा कि हमें यह क्वेश्चन पूछना है। अध्यक्ष महोदय उस प्रश्न को स्वीकार करेंगे, फिर संबंधित मंत्री को बुलाएंगे, कहेंगे आप कितने दिन में जवाब देंगे, फिर वो डेज अलॉट करेंगे और फिर संबंधित सदस्य को यह बताएंगे कि इस तारीख को इतने बजे आपको जवाब दिया जाएगा। समझ गए? तो यानी कि एक पूरा प्रोसेस होगा। अध्यक्ष चाहे तो क्वेश्चन को ले, चाहे तो क्वेश्चन को ना ले। ठीक है, और जो भी डे और टाइम वो अलॉट करेंगे उसी में आपको जवाब देना। पहले कैसे फिक्स कर सकते हैं यार? अगर मान लो हमने पूछ लिया देश की आबादी में कितने लोग को टीका लगा, तो काउंटिंग करनी पड़ेगी ना, कैसे फिक्स कर सकते?
है ना, कहां कहां पर बाढ़ आती है, बाढ़ आई तो कितने जानवर मरे, काउंटिंग करनी पड़ेगी ना बेटा। तो ये प्रश्न कैसे हम फिक्स कर सकते, कितना समय लगेगा ना, डेटा इकट्ठा करना, जवाब देना। मैंने बोला था कल ना आपसे, संसद में सरकार कुछ भी बोल रही है तो सच है, तो अब बिना डेटा के वो नहीं दे सकते ना कोई जवाब, ठीक है ना। अर्ल एटली थे, नाम सुना एटली का? एटली, एटली नहीं सुना है? तुमने सुना है? वो कहां के हिंदी में? हाँ तुमने सुना बेटा? आजादी के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इटली थे ना। तब फिर इटली ने कहा था कि द क्वेश्चन आर दिस वन इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। प्रश्नकाल लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। और प्रश्नकाल संपूर्ण सरकार और नौकरशाही को पंजे के बल खड़ा रखता है, मेक देम स्टैंड ऑन देयर टोज। जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है तो जितने अधिकारी होते हैं सब भागे दौड़े फिरते रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया बवाल, ठीक है ना। तो इसलिए इसको महत्वपूर्ण समझिएगा। अब बज गया 12, ठीक। 12 से 1 बजे तक होगा 0 आवर। क्या होगा? 0 आवर, शून्य काल होगा। इसमें आप कोई भी प्रश्न कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, जो हमने बताया था अभी प्रोसेस, वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं? 0 आवर में लिख लीजिएगा एक चीज, ये 1962 से इंडिया में शुरू हुआ और ये इंडियन इनोवेशन है, मतलब ये भारत में शुरू की गई पहल है, ये ब्रिटेन में नहीं होता। मतलब शून्यकाल 62 में शुरू हुआ और भारतीय पहल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पूछो, जवाब कहां से मिलेगा? जो सभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखिए हम ये भारतीय खोज क्यों है? क्योंकि हम भारतीय ऐसे होते ही है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम, इतना सिस्टम से कहां, घर से निकले गड्ढा मिल गया, अब मंत्री जी से हमको पूछना गड्ढा कहाँ है हमारे रास्ते में, हम तो पूछेंगे, है ना। अभी हम तुरंत लिखवाएंगे, तुरंत ही आप वही लाइन दोबारा पूछे, सर आप बताइए वाला सही है। अरे अभी लिखवाए तो अभी कैसे गलत हो गया, है ना। वो हमारे अंदर ही है, तो हमारा हमेशा प्रश्न बना रहता है। तो उसके लिए हमने 1 घंटा दे दिया कि भैया जिसको जो पूछना है वो पूछो, समझ गए। इसीलिए इंडिया में इसको करने की जरूरत पड़ी। इसके बाद भैया बच गया 1, हो गया लंच। 1 बजे लंच हो जाता है ना, आप लोग का नहीं होता लेकिन हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है। 1 बजे से 2 बजे तक लंच होता है। 2 बजे के बाद एजेंडा ऑफ द डे उठाया जाता है, यानी कि उस दिन जो भी कार्यवाही या विधेयक पर चर्चा या जो कुछ भी करना है वो 2 बजे के बाद हो। समझ गए या नहीं समझ गए? यानी कि वो कार्यवाही जो होनी चाहिए वो सब 2 बजे के बाद होगी। सुबह से लेकर के दोपहर तक केवल और केवल क्वेश्चंस पर चर्चा होगी, सांसदों की शिकायतें, क्वेश्चन सुने और जवाब दिए जाए। समझ में आया संसद का काम? अब हेडिंग डालिएगा कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 2 के बाद तीसरा हमने बता तो दिया भाई। ना ना बिल्कुल ठीक है ना। आप पूछिए सरकार से, राफेल में आपने कितने का सौदा किया, कैसे किया, सरकार कहेगी नहीं देंगे, है ना। विपक्ष पूछ रहा है कि वहां पे जो अरुणाचल में जो हुआ बताओ, सही सही बताओ, तो नहीं बताएंगे, सुरक्षा का मामला, कुछ भी मना कर सकते, ठीक है। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर विपक्ष ला सकता है, ठीक है। किसी आवश्यक लोकहित के मुद्दे पर सरकार के जवाब के लिए
किसी आवश्यक लोकहित के मामले में सरकार के जवाब के लिए विपक्ष ला सकता है। हिंदी में कि इंग्लिश में? हिंदी में। किसी आवश्यक लोकहित के मामले में विपक्ष द्वारा सरकार से के लिए लाया जाएगा फॉर एनी अर्जेंट पब्लिक, फॉर एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, आवश्यक लोकहित के मुद्दे पे विपक्ष लाएगा। क्यों लाएगा? ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट सरकार की तरफ से पाने के लिए। ठीक है ना, ऑथेंटिकेटेड रिप्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से आधिकारिक बयान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्याज की कीमतें बढ़ गई, तो क्यों बढ़ी इसका वित्त मंत्री ऑफिशियल जवाब दे। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक कॉलिंग अटेंशन मोशन लाएंगे, कहेंगे मंत्री जी इस पर ध्यान दीजिए और बताइए प्याज के दाम क्यों बढ़े। मतलब वित्त मंत्री जवाब दे, तो वित्त मंत्री आएंगी, कहेंगी मैं प्याज नहीं खाती। ठीक, 1954 से शुरू हुआ, 1954 से शुरू हुआ और इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, 54 से शुरू हुआ और भारतीय पहल है, यानी कि भारतीय नवाचार है। नवाचार मतलब नया आचार है। ठीक है, अगला है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव लिख लेंगे ना, एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, रोकना। देखिए, एडजर्नमेंट मोशन विपक्ष लाता है किसी विशेष पब्लिक मुद्दे पर बहस करने के लिए। अब कॉलिंग अटेंशन और एडजर्नमेंट में अंतर क्या है? कॉलिंग अटेंशन में केवल हम ये कहते हैं कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें और हमको जवाब दें। ठीक, एडजर्नमेंट में हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। एडजर्नमेंट में हम कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारा काम रोकिए, पहले हमारी बात सुनिए और हमको जवाब दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो एडजर्नमेंट मोशन में प्रोसेस जो भी चल रहा है पार्लियामेंट में वो रोक करके हमको जवाब पहले दीजिए, ये बात होती है। लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए संसदीय प्रक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगर आप संसदीय प्रक्रिया को रोकना या बाधित करना चाहते हैं, इसको रोकना ही तो कहेंगे, है ना, तो इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं। एडजर्नमेंट मोशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, असाधारण घटना है। ठीक है, और यह केवल लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता। नोट करिएगा, दिस मोशन कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। अभी कितना टाइम है? हो गया? ज्यादा हो गया, कम हो गया? नहीं यार, 11:35 तक है हमारा क्लास। 1 मिनट ज्यादा हुआ तो अभी तो हम 2-3 मिनट ले सकते हैं। ठीक है, अब 2 प्रस्ताव एक साथ समझिए। इन्होंने बता दिया टाइम ज्यादा हो गया, तो तुमको मेरी क्लास सबसे जल्दी छोटी करनी होती है। ठीक है, दो प्रस्ताव एक साथ बता रहा हूं, दोनों को एक साथ समझिए। एक है सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। लिखिए एक तरफ सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव, और दूसरी तरफ लिखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस का मतलब अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, निंदा प्रस्ताव का मतलब है आप निंदा कर रहे हैं। निंदा करना समझते हैं ना?
ये वो चीजें जो आप लोग बेहतर और बेहतरीन करते हैं, है ना। कोई टीचर बचा नहीं अभी तक इससे। तो निंदा प्रस्ताव का मतलब है कि आप किसी चीज या किसी घटना या किसी काम की निंदा करेंगे, ठीक है। तो निंदा का कोई बेस यानी आधार होना चाहिए। लिखिए जल्दी से, आधार, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव में कोई आधार होना जरूरी नहीं है, कोई बेस होना जरूरी नहीं है। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जाएगा, इंडिविजुअल मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ होल। आप पूरे सरकार की निंदा कर सकते हैं, किसी मंत्री की निंदा कर सकते हैं, मंत्री या मंत्रिमंडल दोनों के विरुद्ध लाया जा सकता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जाएगा, होल गवर्नमेंट, पूरी सरकार के विरुद्ध, ठीक है। निंदा का आधार बताना पड़ेगा, ठीक है। अविश्वास का आधार बताने की जरूरत नहीं है। निंदा प्रस्ताव अगर पास हो गया तो सरकार या मंत्री जिसकी निंदा हुई है वो इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। गवर्नमेंट ऑब्लिक मिनिस्टर में सर्वाइव आफ्टर सेंसर, ठीक है। जिसकी भी निंदा की गई उसको त्यागपत्र देने या पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भाई हमने आपकी बुराई करी, हमने अपनी बुराई सुन ली, हम बुद्ध हैं, हमको बुराई से फर्क नहीं पड़ता, क्यों इस्तीफा दें, ठीक। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव एक साथ इसलिए बता दिया कि आपको दोनों की तुलना भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ये संपूर्ण सरकार के खिलाफ आएगा और ये सरकार या किसी मंत्री के खिलाफ भी आ सकता है। क्या कह रही हो? अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब हमें लगता है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है। हमने आपको बताया था, जैसे जो लोग फ्राइडे आते हैं उन लोगों को ज्यादा नहीं याद रहता है। मैंने आपको बताया था विश्वास यानी कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी, बताया था ना, क्लियर। तो मेजॉरिटी नहीं है तभी अविश्वास है, और अविश्वास का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। इफ यू हैव मेजॉरिटी, आपका फेथ है गवर्नमेंट में। थैंक यू।